फर्स्ट। श्लोक नंबर फर्स्ट में ये चैप्टर के सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है अन्न रक्षा। अन्न रक्षा मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। ये चैप्टर स्पेशली जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके हिसाब से ये इसमें हमको वो होगा कि कहीं किसी ने उनको विष मिला के दे दिया तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके जो महल होता था उसमें एक राजवैद्य करके होते थे, है ना। तो वो उनके लिए खाना लाने से पहले, भोजन के पहले उनको चेक करवाया जाता था कि ये सही है कि नहीं, राजा को खिलाने योग्य है कि नहीं। तो उस बेसिस पे ये चैप्टर है। अब तो अपने को ऐसा कोई काम नहीं बचा, पर पढ़ना तो पड़ेगा। तो अन्न रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फूड मटेरियल, कैसे फूड की हम रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले राजा की प्राण रक्षा हेतु वैद्य की नियुक्ति, यानी किस तरीके से एक डॉक्टर को नियुक्त करेंगे या फिर अपॉइंट करेंगे राजा की उसकी लाइफ की रक्षा के लिए, है ना। तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि जो वैद्य सदैव जागृत रहे, यानी अटेंटिव रहे, कि उसको और चीजों का ज्ञान हो, है ना। वो ऐसे वैद्य को हमको राजा के लिए रखना है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं था पहला श्लोक। दूसरा, राजा की विषैले अन्न से रक्षा आवश्यक, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा की रक्षा हेतु विशेष रूप से अन्न की विष से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, दुश्मन बहुत होते थे राजाओं के। तो वो एक दूसरे मतलब कोई दूसरे राजा जो है वो अपने गुप्तचर भेज देंगे और वो उनको मिला के कुछ विष दे दे। तो इस तरीके से रक्षा के लिए वैद्य लोगों को ये सारी बातें पढ़ाई जाती थी। तो क्या है, राजा की प्रजा के योगक्षेम, योगक्षेम मतलब जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, का आधार है, मतलब राजा ही प्रजा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसकी रक्षा करने हेतु हमको धर्म अर्थ काम ये सारी चीजों से युक्त राजा जो होता है उसकी हमको रक्षा करनी है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड पॉइंट भी छोड़ दो। थर्ड और फोर्थ, ये सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा था वो स्टार्टिंग। तो थर्ड और फोर्थ श्लोक से मेन चीज शुरू हो रही है। विष युक्त भात के लक्षण ये लिखने को आते हैं कि सिम्टम्स ऑफ पॉइजनस राइस क्या होंगे। राइस, ठीक है, बना हुआ रखा है, कैसे पहचानोगे कि वो पॉइजनस है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या बोला, ओदने विषवान सांद्रो यात्य विस्त्रात्य व्यतामी, मतलब विष मिला हुआ भात कुछ गाढ़ा सा रहता है। मतलब जो नॉर्मल उसकी हम देखते हैं कंसंट्रेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी, मतलब गाढ़ा होगा। पहला पॉइंट हो गया। वह इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे उसमें से मांड ना निकला हो, मतलब उसमें से पानी नहीं निकला और मांड ना निकला, मतलब जो स्टार्च होती है ना वो नहीं निकली, तो स्टार्च नहीं निकलेगी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। कोई बस पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, विष मिला हुआ भात कुछ गाढ़ा होता है, पहला पॉइंट बना दिया हमने। दूसरा पॉइंट, यदि पकते समय ही उसमें विष मिला दिया गया हो तो वो देर से पकता है। मान लो वो बन रहा था एक कंटेनर में या कुछ में, और उसमें बनते समय ही किसी ने विष मिला दिया तो वो बहुत देर से पकेगा, जो उसकी नेचुरल टाइम है उससे ज्यादा। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे बासा भात है, मतलब पहले का रखा हुआ एकदम खिला खिला नहीं बनेगा, है ना, आपको लगेगा नहीं कि ताजा है। तो दूसरा पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या, विष मिला हुआ भात कुछ गाढ़ा होता है, और यदि पकते समय विष मिला दिया जाए तो देर से पकता है। थर्ड पॉइंट, अब जैसे मैं बोल रही हूँ इसी तरीके से यदि आप बुक में पॉइंट मार्क कर लो, यदि बुक ऐसी नहीं है तो जिसमें पॉइंट वाइज नहीं दिया, या नोट्स बना लो, तो रिवीजन करने में मुश्किल से 5 मिनट में ये पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, एक बार। फिर थर्ड पॉइंट है, उस भाप में से निकलने वाली ऊष्मा या भाप मोर के कंठ जैसे निकलती है, यानी जब वो चावल पकेगा तो उससे जो धुआं निकलेगा या आग निकलेगी, जो भी है ना आग जलेगी, वो मोर के कंठ के सदृश यानी कुछ ब्लूइश कलर की होती है। थर्ड पॉइंट, वह भाप यदि शरीर द्वारा लिया जाए तो मोह तथा मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। अब मान लो कोई व्यक्ति विष विष वाला चावल पक रहा है, किसी ने उसको जाके सूंघ लिया उसको, या उसके शरीर से टच हो गई, तो वहां पे क्या होगा, मोह हो जाएगा, उसको चक्कर जैसे आने लगेंगे। और मोह मतलब वो सबकॉन्शियस मतलब कॉन्शियसनेस खो देगा अपनी, और मूर्छा उत्पन्न होने लगेगी, यानी उसको चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी होने लगेगी। फिर ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, वह भात विष से युक्त होने पर अपने स्वाभाविक वर्ण तथा गंध को छोड़ देता है। विष से युक्त है, कोई चीज मिलाई गई है तो उसका नेचुरल जो कलर होगा और जो उसकी नेचुरल स्मेल होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह गीला सा हो जाता है जो कि भात के गीलेपन से अलग होता है। क्या बोला, जो पहला पॉइंट था ना उसी को इसने एक्सप्लेन कर दिया। कभी देखना यदि चावल में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो अजीब सा चिपचिपा सा हो जाता है, वही उसने यहाँ पर डिफाइन किया कि गीला होगा लेकिन नेचुरल जो उसमें जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। तो ये इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस गीला हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है इससे काम चल जाएगा। अब एकदम एग्जैक्टली बुक का लिखने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाती बुक की लैंग्वेज याद, ठीक है। फिर सेवंथ पॉइंट बता दिया, उस भात में चमकदार चंद्रिकाएं दिखाई पड़ती है, यानी वो रखा होगा तो आपको उसमें शाइनी ऐसा लगेगा कि कुछ चीज चमक रही है। तो ये जो है उसने विषयुक्त भात के लक्षण बता दिए। अब इसमें मिनिमम आपको 6 to 7 पॉइंट्स बनने चाहिए। कैसे बनेंगे देखो, पहला कि विष मिला हुआ भात कुछ गाढ़ा सा दिखता है। सेकेंड, यदि विष मिला हो तो देर से पकता है। थर्ड, उससे जो ऊष्मा और भाप निकलती है वो मोर के कंठ के सदस्य या ब्लूइश कलर की दिखती है। अब यहाँ पे जैसे तो अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम वर्ड से याद नहीं हो रहे, है ना। अब ये वाला पॉइंट मान लो लिखने तुम्हारे दिमाग में आ गया लिखते लिखते कि ऐसा कुछ था, लेकिन मोर का कंठ ये वाली वर्ड याद नहीं आ रहे, तो वहां पे लिख दो सब ब्लूइश कलर का होता है, या उससे जो ऊष्मा या आग निकलती है या धुआं निकलता है ना। ऊष्मा या भाप नहीं भी लिख ले तो जो धुआं या आग निकलती है वो ब्लूइश कलर की होती है। कोई मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारे, जो याद आ रहा है जो समझ रहे हो वो सही लिखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, यदि जो उसकी धुआं है वो शरीर में लग जाए या कोई सूंघ ले या कुछ हो तो उससे क्या मोह होने लगता है। मोह मतलब सबकॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति या कॉन्शियसनेस खो देता है अपनी, ऐसे लिख सकते हो। और मूर्छा यानी चक्कर आ जाते हैं, ये भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वो अपने नेचुरल कलर और अपनी नेचुरल स्मेल को खो छोड़ देता है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर गीला सा हो जाता है और चमकदार चंद्रिका यानी उसमें कुछ शाइनी पार्टिकल्स टाइप आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके से हमारे 7 पॉइंट्स हो गए, लिख लोगे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मतलब एग्जाम में आता है। ठीक, आया ये यस समझ मैम। में, यस मैम। है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल दिया, विष युक्त व्यंजनों के लक्षण। ये तो चावल का था। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया, विष युक्त व्यंजन यानी कोई भी यदि फूड मटेरियल बना हुआ है, फूड का आइटम बना हुआ है तो उसके लक्षण क्या होंगे। तो विष युक्त व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं, यदि उसमें विष मिला होगा तो वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। उनका स्वाद भी मलिन हो जाता है, यानी जो टेस्ट नेचुरल हो वो उससे अलग लगने लगते हैं, ठीक है। उन क्वाथों में हीन अंगों वाली छाया अथवा अधिक अंगों वाली छाया दिखाई पड़ती है। मतलब क्वाथ, क्वाथ मीन्स क्या, यदि कोई काढ़ा बना हो या कोई लिक्विड चीज हो तो उसमें हीन अंगों वाली छाया, यानी समझ लो कि किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर बनने लगेगा। जैसे मान लो आपको उस लिक्विड में ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति का सिर बना हुआ है, किसी व्यक्ति के हाथ बना हुआ है, इस तरीके से मतलब उसमें दिखने लगती है। कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं, मतलब सेंसलेस बात है टोटली, पर बुक में कई चीजें ऐसी मिलेगी। तो उसमें कुछ भी अजीबोगरीब छाया बनने लगती है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, उन व्यंजनों में विष के कारण झाग उठने लगता है, यानी ये तो देखे ही है, ये तो अपन ने बहुत बार देखे हैं कि यदि किसी चीज में विष मिली होगी तो उसमें उस खाने का जो चीज होगी उसमें झाग यानी बुलबुले टाइप के बनने लगेंगे ना, फोम बनने लगेगी। रेखाएं दिखाई पड़ेगी, यानी कुछ लाइनिंग शाइनी लाइंस वगैरह दिखाई पड़ेगी। बीच बीच में तंतु या बुदबुद जैसा दिखता है, ऐसा लगेगा कि कोई फाइबर्स है, जैसे बाल है या फिर कोई तिनका है या फिर कोई बुलबुला उठता सा दिखेगा, ठीक है। राग यानी रायता, कढ़ी, ऐसी कोई खट्टी चीज है या सब्जियां हैं या मांस की आकृति कटी कटी सी हो जाती है और रस भी विकृत हो जाता है, यानी आपको वो जो सब्जी कड़ी है वो अलग ही दिखेगी, उसका जो कलर दिखना चाहिए वैसा, या जैसा उसका एक स्ट्रक्चर जैसे मतलब नॉर्मल दिखती है वैसे नहीं दिखती, और रस यानी टेस्ट भी उसका विकृत हो जाता है। तो यदि पहली बात तो सिम्टम्स ऑफ पॉइजनस फूड या पॉइजनस राइस ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो दोनों चीज आप दोनों के पॉइंट एक दूसरे में लिख सकते हो। राइस वाले पॉइंट भी यदि व्यंजन में लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, कॉमन ही है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, श्लोक से कुछ याद नहीं करना, बस हिंदी समझनी है अपने को। तो 7 से लेकर 11 तक के श्लोक में क्या दिया हुआ है, विषैली विभिन्न वस्तुओं के लक्षण, और यदि विषैली कुछ आइटम्स हैं तो उनमें क्या लक्षण, तो यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है।
बस पॉइंट पॉइंट बना के लिखना है। देखो सबसे पहले एक तरफ डालेंगे हम मतलब फूड आइटम्स, और दूसरी तरफ कि उसमें क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण दिखेंगे पॉइजन के। इस तरीके से आपकी ये टेबल बननी चाहिए। खुद इसमें मेहनत जरूर करो। जहां मैं बोल रही हूँ कि टेबल बनाना है, तो वहां पे बुक में कॉपी में कहीं ना कहीं टेबल बननी ही चाहिए, ठीक है। बाद में नोट्स के लिए घूमोगे भटकोगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। फिर क्या बोल दी मैंने, टेबल में एक साइड लिखेंगे फूड आइटम्स, दूसरी साइड उस पे क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो विषैले मांस रस, ठीक है। यदि मांस खाने वाला जो मांस होता है उसमें नॉनवेज में विष मिला हुआ, तो उसमें नीली रेखाएं दिखती हैं, ब्लू कलर की लाइनिंग्स दिखेगी। यहाँ पर समझने का कुछ भी नहीं है, मैं कोई कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ रटने वाली चीज है ना। दूध में ताम्रवर्णी रेखाएं दिखती हैं, मतलब मिल्क में कुछ कॉपर कलर का आपको दिखेगा कि कुछ कॉपरिश कलर हो गया दूध का, जबकि दिखना क्या चाहिए व्हाइट, लेकिन कुछ कॉपर कलर दिखता है ना। दही में काली रेखा दिखती है, दही रखा हुआ उसमें विष मिला है तो काली रेखा दिखेगी। तक्र में बिल्कुल पीली अथवा काली रेखा, तक्र यानी जो मट्ठा होता है उसमें पीली या काली रेखा दिखती है। घृत में पानी जैसी रेखा दिखती है, घी ऐसा लगेगा कि पानी रखा हुआ है, पानी डला हुआ है उसमें, है ना। मस्तु, मस्तु मतलब जो दही का पानी होता है ऊपर का, उसमें कबूतर के रंग की रेखा। तुषोदक, तुषोदक मतलब तुष एक क्या बोलते, दाल टाइप का कुछ होता है, उसका पानी में काली रेखाएं दिखती है ना। मध्य में तथा जल में काली रेखाएं दिखती है। मधु में हरी रंग की रेखा रेखा दिखती है, मधु मतलब हनी में। फिर तेल में अरुण आभा जैसी, अरुण मतलब जो सनसेट या सनराइज का कलर होता है ना, समथिंग रेडिश एंड येलोइश, उस टाइप की रेखा दिखती है। तो ये आपको याद करना है। अब देखो काले रेखा वाले पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो उनको एक साथ लिख लो, है ना। विष मासरस वाले में नीली, फिर दूध में ताम्रवर्ण, ये याद हो गया। दही में काली होगी, तक्र में काली होगी, मस्त तुषोदक में काली होगी, मध्य और जल में काली होगी। तो इसको ऐसे याद रख लो। फिर मधु और घी और तेल हम एक साथ या पढ़ते हैं ना, मधु घृत तेल। तो ऐसे याद रख लो कि मधु में हरी है, घृत में पानी जैसी है, और तेल में अरुण है। तो इस तरीके से आपको उनको मर्ज आउट करके और ये टेबुलर फॉर्म में याद रखना है। लिख लोगे? रटने वाला यस। टॉपिक है, पूरा चैप्टर ही रटने वाला है। यस मैम। ठीक है। फिर फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 1 या 2 मार्क्स में आते हैं वाले क्वेश्चन आ गए तो। फिर क्या दिया हुआ है, कच्चे फलों में विष डालने पर उनका शीघ्र पाक। अब देखो ये तो अपन ने फूड प्रोडक्ट्स जो थे उनको पढ़ लिए। अब यदि कुछ ऐसे अलग चीजों में देखते हैं, कच्चे फल होंगे यदि उस पर विष डालेंगे तो वो जल्दी पक जाएंगे, है ना, कॉमन सेंस है। और पके हुए फल यदि में डाले गया है तो सड़ जाते हैं वो, मतलब उनका जो पकने वाला टाइम है वो बढ़ गया विष डालने के बाद। तो कच्चे थे तो एकदम पक गए, और पके थे तो सड़ गए। गीले और सूखे शुष्क द्रव्य विष प्रयोग से गंदे और विकृत हो जाते हैं। यदि सूखे हुए हो या थोड़े से गीले हो, यदि उनमें विष डाल दिया तो वो गंदे या विकृत वर्णन, उनका कलर चेंज हो जाएगा। फिर जो ऐसे खाने की चीज जो मृदु स्पर्श यानी सॉफ्ट टच की होगी, वो कठिन हो जाती है ना। जैसे कि मान लो एप्पल वगैरह बनाना है, यदि वो आप देखते हैं सॉफ्ट है, यदि उस पर विष डालेंगे तो वो कठोर हो जाएगी। और जैसे मान लो ड्राई फ्रूट्स टाइप की कोई चीज है तो वो नरम हो जाती है, ऐसा बताया गया है। माला के फूलों के अगले हिस्से फट जाते हैं, यदि फूलों में डाला गया हो, राजा महाराजाओं की बात चल रही है ना, फूलों में डाला गया तो वो फूल जो है वो फटे से हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, उनकी जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाएगी। फिर कपड़े, यदि उसको किसी ने पहना है तो उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, कपड़ों में चकत्ते लगने लगेंगे, है ना। और कपड़ों में ही यदि विष डाल दिया गया तो उसके जो वस्त्र है उसका धागे वगैरह वो ढीले पड़ जाते हैं और टूटने लगते हैं, ठीक है। कि किसी राजा को मारने की साजिश चल रही है, यहाँ पे क्या क्या में मिला सकते हैं। अब मान लो स्वर्ण आदि धातु या आभूषण कोई भी ज्वेलरी वगैरह में डाले तो मोती आदि रत्न, लकड़ी का सामान, पत्थर का सामान, रत्न आदि गंदे हो जाते हैं, उनमें मैलापन आ जाता है। आप हर चीज में ये चीज लिख सकते हो कि जो उनका वर्ण है वो चेंज हो गया, जो उनकी गंध है वो चेंज हो गई, जो उनका स्पर्श है, यानी रूप रस गंध स्पर्श सारे पॉइंट्स में लिख सकते हो यदि लिखने आया है 5 मार्क्स में तो, ठीक है। उनका स्निग्ध स्पर्श,
स्पर्श प्रियता, चमक आदि कम हो जाती है। यही मैंने बताया अभी। मिट्टी के पात्रों में यदि डालेंगे तो मिट्टी के पात्र में कोई चमक नहीं होती वैसे ही, लेकिन विष डालेंगे तो चमक आ जाएगी। यानी यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल रहा है कि विष डालने पर जो चीज अपने नेचुरल स्टेट में थी वो उसके अपोजिट चली जा रही है। ठीक है, तो ये कॉमनली याद रखना है। फिर श्लोक नंबर 12 में क्या दिया है? विषदाता के लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। विषदाता मीन्स जो पॉइजन डोनर है, जो दे रहा है पॉइजन, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये इसने दिया होगा, है ना? तो ये आया था लिखने हम लोगों के पेपर में। तो क्या होगा विषदाता के लक्षण? देखो, विषदाता का चेहरा काला पड़ जाता है यदि वो उसका गोरा भी कलर होगा। सोचो, अपन ही सोच लो, बचपन में कोई गलती करते थे तो कैसा चेहरा डल, बोलते थे इसका चेहरा डल पड़ गया। ऐसी तरीके से उसका जो नेचुरल शाइन होती है या ग्लो होता है वो नहीं दिखता ना, काला पड़ जाता है। मुख सूखने लगता है क्योंकि गलती किया है तो उसको टेंशन होगी, मुख सूखेगा। वह लज्जित होकर इधर उधर देखता है, मतलब उसको डर रहता है इसलिए वो आंख ही नहीं मिलाता, किसी से इधर उधर देखता है। उसके शरीर में पसीना आएगा, कंपन होने लगेगी, स्वेटिंग होगी, कांपेगा वो, घबराया हुआ डरा हुआ दिखेगा, और चलते समय गिरता है, कई बार जमाई लेता है। मतलब वो घबराहट के कारण वो चलते चलते कभी गिर जाएगा, कहीं टकराएगा, है ना, और बार बार जमाई लेता है। तो ये नॉर्मली लिख विषदाता। सकते हैं, हाँ, जो अगर कोई गलत काम करता है तो यही सब सिम्टम्स दिखते हैं। हाँ, वो वही मैं बोल रही हूँ ना। तो इसमें याद करने की कोई चीज है नहीं। यही है कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो क्या होगा, उसके चेहरे पे हमको डलनेस दिखेगी, है ना। फिर वो डरा हुआ रहेगा, उसका मुख सूखने लगेगा, वो इधर उधर देखेगा, नजरें नहीं मिला पाएगा, उसको पसीना आएगा, कांपेगा। तो यही चीज लिखनी है, रटने का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विषैले अन्न की अग्नि परीक्षा। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये चैप्टर है बकवास, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट के। अब बोल दिया कि विषैले अन्न की परीक्षा किस तरीके से करते हैं। देखो, तो आपको मतलब 2 पॉइंट बनाने हैं कि विषैले अन्न की परीक्षा। 2 पॉइंट, पहला अग्नि परीक्षा, दूसरी पशु पक्षियों द्वारा विष की परीक्षा। याद रखना, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। तो इसको लिखने के लिए इसी तरीके से 2 पॉइंट बनेंगे कि हम विषैले अग्नि की परीक्षा निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला पॉइंट अग्नि परीक्षा, दूसरा पॉइंट पशु पक्षियों द्वारा परीक्षा। फिर पहले पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करेंगे कि यदि विषैला अन्न अग्नि के संपर्क में आता है, यदि मान लो हमको उसको उसका टेस्ट करना है कि हेड में पॉइजन है कि नहीं, तो हम यदि उसको अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की शिखा यानी जो लौ होती है वो एक तरफ हो जाती है। जैसे मान लो दिया है, उसमें अपन चम्मच से कोई पॉइजनस फूड डाल रहे हैं तो उसकी जो लौ है ना वो एक तरफ, एक साइड भागेगी, मतलब उस प्रोडक्ट से दूर भागेगी। फिर वह चट चट की आवाज करती है, कुछ भी चीज डालेंगे चट चट आवाज आएगी आग में। फिर मयूर कंठ जैसी नीली नीली लौ यानी वही ब्लूइश कलर की फ्लेम दिखती है, धुआं उठता है, और कभी कभी लौ नहीं निकलती, मतलब कभी कभी सिर्फ धुआं उठेगा, आग नहीं दिखेगी वहां पे, बस वो जलती है, मतलब फ्लेम गायब हो जाती है उसकी, है ना। और तीव्र गंध आती है। तो ये भी बहुत कॉमन चीज थी कि आग जल रही है, उसमें आप कुछ ऐसी चीज डालोगे जिसके अगेंस्ट, मतलब वो अपोजिट रिएक्शन देगी। जैसे हम प्लास्टिक वगैरह पिघलाते हैं तो कैसी होती है आग, वैसे ही कि उसका इससे बहुत तीव्र गंध आने लगेगी, नीली नीली लौ, ब्लूइश कलर की लौ दिखेगी, धुआं उठेगा, है ना, चट चट की आवाज आएगी, और जो अग्नि है वो बुझी टाइप की होने लगेगी। तो ये 4-5 पॉइंट्स बना के ही लिखना, कम से कम टारगेट बना लो हर उसके, हमको 5+ पॉइंट्स तो बनाने ही है, और बन जाते हैं। अपने मन से भी कुछ ना कुछ ऐड करोगे ना तो बन जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम कि एनिमल्स या बर्ड्स से कैसे टेस्ट करवाते हैं ना। तो क्या करते थे पहले, विषैले अन्न को यदि रखा हुआ है, उसके ऊपर मक्खी बैठ गई, है ना, तो मक्खी मर जाएगी। कौए का स्वर क्षीण हो जाता है यानी एकदम धीमा हो जाता है। फिर विषैले अन्न को देखकर तोता, कौआ, मैना चिल्लाने लगते हैं। पहले क्या होता था, राजा लोग हैं तो उनके पास गार्डन रहते थे, गार्डन रहेंगे, बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे। यदि वहां पर फूड रखा हुआ है कोई चीज तो वो ऐसे सिम्टम शो करते थे। अब हमारे पास तो यदि विष रखा भी हो, विष की पूरी डब्बी भी रखी हो खुले में, तो भी कौआ मैना आके ऐसा काम करेंगे नहीं। तो ये कोई टॉपिक है नहीं, पर वो हमको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कौआ, क्या तोता, कौआ, मैना, ये सब चिल्लाने लगते थे।
उनको समझ में आ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि एनिमल्स या बर्ड्स इन सबके पास सिक्स सेंस होता है, अलग ही सेंस होता है, वो पहचान लेते हैं कुछ गड़बड़ चीज हो तो, जैसे कुत्ते वगैरह, है ना। तो ये वही है। मक्खियां तो बेचारी खा के मर गई। कौए का स्वर जो है वो क्षीण हो गया, मतलब कम हो गया। और विषैले अन्न को देखकर तोता, कौआ, मैना ये सब चिल्लाने लगे। यदि हंस खा लेता है तो लड़खड़ाने लगता है। जीव जीवक नामक पक्षी को ग्लानि यानी चक्कर टाइप का आने लगता है। चकोर की अक्षी का रंग बिगड़ जाता है। क्रोंच पक्षी को नशा चढ़ता है। ये सब ऐसे लिखे हुए हैं। फिर कबूतर, कोयल, मुर्गा, चकवा आदि पक्षी उस विषैले अन्न को देखते ही मर जाते हैं। देखते ही मर जाते हैं लोग। बिलाव यानी बिल्ली जो होती है उसका पर्याय होता है मार्जर। वो विषैले अन्न को देखकर घबरा जाती है। बंदर जो होता है वो मल त्याग कर देता है। मोर विषैले अन्न को देखकर हर्षित होता है तथा उसे देखने बाद से विष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि किसी मोर ने देख लिया तो वो खुश होगा और विष को देखकर वो विष का प्रभाव उसके ही देखने से कम हो जाएगा। बकवास चीजें पूरी टोटल। इन परीक्षाओं के द्वारा उस अन्न को विषवत जानकर प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए और उस अन्न को ऐसे स्थान पर डाले जिससे शुद्र प्राणी भी उसे खाकर ना मरे। मतलब ऐसी जगह फेंक दो कि प्राणी भी ना मरे। अब कैसे लिखोगे इसको? याद करेंगे तो होगा नहीं। कुछ कुछ जानवर याद रख लो। मक्खी, कौआ, बिल्ली, तोता, मैना, ये वो। कुछ में चक्कर डाल देना, कुछ देख के मर गए, कुछ की आवाज चली गई, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया, बस। रटने की जरूरत एकदम स्पेशली नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन आता है इसलिए बोलते हैं, तो टॉपिक में सीधे बोलते कि छोड़ दो। पर क्वेश्चन आया हुआ है कि विषैले अन्न की परीक्षा कैसे की जाती है। तो दो मेथड है। अग्नि वाली, उसमें आपको 5 पॉइंट लगभग बनाने हैं, और पशु पक्षी वाले में कम से कम 8 से 10 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है। अलग अलग बना देना। कबूतर ये करता है, मक्खी ये करती, कोयल ये हो जाता। तो एक दो बार पढ़ोगी याद हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। है ना, यहाँ तक बकवास थी। अब आते हैं मेन चीज जो असलियत में होती है। देखो, विष स्पर्श का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉइजनस टच। यदि हमारी बॉडी में कहीं पॉइजनस चीजें टच हो गई तो क्या होता है? विषैले पदार्थ का स्पर्श होने पर कंडू यानी खुजली। अब देखो, कंडू वर्ड याद नहीं आ रहा एग्जाम में तो आप वहां पे खुजली लिख दो। वो भी याद नहीं आ रहा, ईचिंग लिख दो। कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। बस पॉइंट बनाने आना चाहिए। दाह यानी बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होने लगती है ना। फिर शरीर से भाप निकलना। भाप निकलना मतलब ऐसे एकदम वो नहीं होने लगेगा। भाप निकलना मतलब स्वेटिंग होने लगेगी, हीट बढ़ जाएगी यदि वो अपने अंग को टच भी कर लिया तो। फिर ज्वर यानी फीवर होने लगेगा। पीड़ा यानी उसको पेन होगा पूरी बॉडी में। फफोलों का होना, फफोले जानते हो, जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं ना, यस मैम। जल जाता है कभी, जलने के बाद जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है, फोले, है ना, वो वैसे हो जाएगा। शून्य पड़ना यानी नंबनेस आ जाएगी, वहां पर कोई भी सेंसेशन आपको फील नहीं होगा, वहां का सेंसेशन चला जाता है। नख व रोमों का उखड़ना यानी नाखून, बहुत एडवांस पॉइजन होगा तो नाखून उखड़ जाएंगे। जो बाल है हमारे शरीर के, जो हेयर फॉलिकल्स है वो पूरे झड़ जाते हैं। और सोफ यानी सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ये सब होने लगता है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो सारी चीजें, है ना। ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्वेटिंग, फीवर, पेन और ब्लिस्टर्स और क्या, नम्बनेस, ये सारी चीजें इंग्लिश में याद आ रही है, इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आया समझ में? यस मैम। देखो, एक प्लांट पढ़ोगे अभी जागुन में, कुचला होता है, कुचला नाम है उसका। ठीक है। जब उस वो इतना ज्यादा पॉइजनस होता है, मतलब पॉइजन ड्रग में ही पढ़ते हैं हम उसको, विष द्रव में। अब उसका जो यूज है वो हम एक एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, यदि 125 mg से कम क्वांटिटी में यूज कर रहे तो। यदि उसके रोम यानी जो उसमें वो जो सिक्का होता है ना, उसकी आकृति का होता है गोल गोल, उसके ऊपर छोटे छोटे रोम जो होते हैं वो निकले होते हैं, हेयर्स टाइप के, है ना। यदि वो बॉडी में धोखे से भी टच हो जाता है तो बहुत ज्यादा एडवांस ईचिंग होने लगती है। मतलब पागल हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन वहां की ईचिंग ठीक नहीं होगी। तो इस तरीके से विष स्पर्श के बहुत से प्रभाव देखने मिलते हैं आपको, है ना। तो ये वही लिखा हुआ है। फिर देखो, यहां से है मुख में विष का प्रभाव। अब किसी ने खा लिया तो उसके मुख में क्या होगा? धीरे धीरे अपन पूरा जीआईटी कवर करेंगे। सबसे पहले ओरल सिस्टम में क्या होगा देखो, मतलब ओरल कैविटी में, सॉरी। मुख से लार का निकलना, सलाइवेशन बढ़ जाएगा। जीभ और ओंठ में जड़ता होना यानी जीभ
पूरी तरीके से स्तंभित हो जाएगी, यानी जकड़ जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी, और ओंठ भी जकड़ जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा वहां पे, है ना। फिर जलन होगी, लिख चुके, ऊपर के पूरे पॉइंट पर लिख दो। चुनचुनाहट होगी, जानते ही अपन चुनचुनाहट क्या होती है। दंत हर्ष, दंत हर्ष मतलब होता है सेंसिटिविटी, दांतों में ऐसा लगेगा कि दांत जकड़ गए हैं, कोई भी सेंसेशन नहीं होगा, ठंडा गर्म वाली फीलिंग आएगी, बस वो होती है सेंसिटिविटी, दंत हर्ष, ठीक है। रसों का ज्ञान होना, नहीं लिखा, रसों का ज्ञान ना होना होगा यहाँ पे, मतलब उसकी जीभ तो जकड़ गई, सारे सेंसेशन ही चले गए। विष, देखो सबसे पहले विष का सिस्टम नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। अब नर्वस सिस्टम से ही सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं ना, जब नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा तो वहां से आने वाले सिग्नल्स हमारे उस ऑर्गन की सारे सिस्टम को गड़बड़ कर देंगे। तो उसने वही बोला यहाँ पे, यदि मुंह में विष पड़ा, सीधे वहां से सेंसेशन गया दिमाग ब्रेन के पास, ब्लॉकेज हो गया, सिग्नल्स आएंगे नहीं, तो सबसे पहले जीभ और ओंठ जो है वो अपना काम करना बंद कर देंगे। अब जब जीभ ने अपना काम करना बंद कर दी तो ना वहां पे टेस्ट आएगा, ना आपको किसी भी चीज की वहां पर अनुभूति होगी, तो रस का ज्ञान गया। अब ओरल कैविटी की बात हो रही है, दांत जो है वो भी पूरी तरीके से जकड़ जाएंगे, तो दंत हर्ष हो जाएगा, जलने लगेगा पूरा वो, है ना। हनुस्तंभ मतलब होता है, लिखा हुआ होगा बुक में, हनुस्तंभ मतलब होता है जो हमारी जॉ है ना, लॉक जॉ, एक डिसीज होती है लॉक जॉ, पूरी तरीके से ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा एक दूसरे से इतना टाइटली पैक हो जाते हैं, लॉक, कि यदि कोई व्यक्ति हाथ डालकर भी उसको मतलब खोलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं खुलेगा, इतना ज्यादा कटकटा के जो है वो लॉक हो जाता है जॉ, है ना। तो जब इस केस में यदि किसी किसी डिसीज में ये होता है तो चम्मच डाल के रखते हैं दांतों के बीच में, चम्मच या कोई चीज, कि वो लॉक ना हो पाए, ठीक है। और यदि वो लॉक होता है तो बहुत, हाँ टिटनस डिजीज में भी शायद ये सिम्टम्स है, वो पढ़ा हाँ, है हम। टिटनस में होता है ना, लॉकजाम। टिटनस में होता है ना लॉक जॉ, तो वो इतने भयंकर तरीके से लॉक होता है कि वो फिर छुड़वा नहीं सकते अपन, तो वो यही है ना, हनुस्तम हो जाता है। तो यानी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, टिटेनी हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स कॉमन है। फिर मुखगत विष की चिकित्सा, क्या बता दी चिकित्सा, तो देखो चिकित्सा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस थोड़ी थोड़ी चीज हमको याद रखनी है। अब हम क्या हो रहा है, मुख में है ना, मुंह में चीज हो रही है, तो वहां पे हम गंडूश या कवल का धारण करवाएंगे। गंडूश कवल मतलब होता है, कवल मतलब होता है कुल्ला करना, गंडूश मतलब होता है औषधि द्रव्यों के जो लिक्विड होता है उसको इतना भर लेना मुंह में कि हम उसको मुंह में हिला ना सके, ठीक है। कवल और गंडूश दो वर्ड पढ़ोगे मुख कल्पना के अंतर्गत। कवल का मतलब का से कवल, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी हमको तो सेकंड ईयर में आया था। का से मतलब कवल, का से कुल्ला करना। कुल्ला में हम कैसे करते हैं, मुंह में पानी लेंगे, उसको थोड़ा सा हिलाएंगे मुंह के अंदर और थूक देंगे। लेकिन गंडूश में क्या होता है, मुंह में इतना पानी भर लेते हैं कि उसको मुंह में हिलाने की ही जगह नहीं बचती। कब थूकते हैं, जब आंखों से पानी या आंसू का स्राव होने लगता है तब उसको फिर हम थूक देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसकी चिकित्सा के लिए यदि माउथ पॉइजन है तो मुंह में गंडुश का मतलब मुंह में क्वाथ वगैरह जो भी मेडिकेटेड औषधि मतलब हमारी दवाई है लिक्विड फॉर्म में, उसको मुंह में पूरी तरीके से फिल कराकर फिर उसको थुकवा थुकवा देते हैं, तो इसको बोलते हैं गंडूश धारण करना। सेकंड, विषनाशक चिकित्सा, यानी विष को दूर करने वाली चिकित्सा करेंगे। बस 2 पॉइंट इसी तरीके से याद रखो, और पॉइंट बनाना भी आपको ऐसे ही है। मुख में विष का प्रभाव 4-5 पॉइंट लिख दिए, सिम्टम्स मतलब जो भी दिख रहे हैं इफेक्ट्स, फिर चिकित्सा में 2 पॉइंट बना के लिख दोगे, खत्म हो जाएगा यहाँ पे टॉपिक। फिर आता है सिम्टम्स ऑफ स्टमक पेन, मुख में हो गया, अब स्टमक में वो क्या क्या लक्षण क्रिएट करेगा ना। अमाशयगत विष के लक्षण, श्लोक नंबर 22। तो देखो, विष यदि अमाशय में आ जाए तो बहुत कॉमन चीज है, जो जो मन में जो जो डिसीज आ रही आ जाएगी उस समय लिखते समय सर से लेके पैर तक की वो डाल देना, है ना। पसीने का आना, कोई भी विष खाएगा स्वेटिंग होगी, चक्कर आएगा, बहुत कॉमन है। आधमान, पेट है तो पेट फूलेगा, है ना। फिर मद, नशा होने लगेगा, चक्कर आएगा, वही बात हो रही है। रोमहर्ष यानी पाइलो इरेक्शन होता है, जो हमारे बाल जो होते हैं हाथ पैर के वो खड़े हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं रोमहर्ष, पाइलो इरेक्शन, है ना। फिर छर्दी यानी वोमिटिंग होगी, दाह यानी जलन होगी, आंखों के सामने अंधेरा आएगा, हृदय की गति रुक जाएगी, रुकने लगेगी मतलब, हृदय के अवयवों पर पानी के फपोले, जो मैंने बताई थी ब्लिस्टर्स, वैसे उभर आएंगे। तो इसमें रटने का कोई भी चीज नहीं है, सर से लेके पैर तक शुरू करो। सबसे पहले अमाशय में है तो अमाशय से शुरू करो,
पेट का फूलना, पेट में दर्द, फिर चक्कर आने लगेंगे, पूरे बॉडी से पसीना छूटने लगेगा, पायलोरेक्शन होने लगेगा, शरीर नीला पड़ जाएगा, हरा पड़ जाएगा, जो मन में आए लिख दो। दिमाग, ब्रेन काम करना, मतलब अपना ब्रेन है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, ये भी लिख सकते हो जो मैं जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ। हृदय की गति रुकने लगेगी, है ना, हाथ पैरों में जकड़ाहट होने लगेगी। बुक में कहीं नहीं लिखा है, पर आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है पक्वाशयगत। पक्वाशय मतलब देखो, सबसे पहले अमाशय मीन्स स्टमक, पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, पक्वाशय बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। अब वहां पर होगा तो क्या होगा, पक्वाशय हमारे डाइजेशन वाले, मतलब एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, वो वाली प्रोसेस की बात होने लगी। तो यहाँ पर वमन होने लगेगा, अनेक रंग का वमन, मतलब कभी व्हाइट कलर दिखेगा, कभी येलो कलर दिखेगा यदि उसकी वोमिटिंग हुई, कभी ग्रीन कलर दिखेगा, इस तरह तरीके से वोमिटिंग होने लगती है। मूत्र प्रवृत्ति अधिक होना, यानी यदि किसी ने विष का सेवन किया है तो उसको डायरिया भी होने लगता है और यूरिनेशन, पॉलीयूरिया भी हो जाता है, मतलब बार बार उसको यूरिन जाएगा वो, क्योंकि बॉडी से विष गया है तो बॉडी को डिहाइड्रेटेड करने का काम तो करेगा वो अपनी उष्णता से, तो वहां पर डायरिया शुरू हो जाएगी और यूरिन भी बार बार पास होगी, पूरा पानी निकलेगा ना। तंद्रा यानी थकावट टाइप महसूस होगी। कृष्णा, कृष्णा एकदम से तो आएगी नहीं, किसी इंसान ने विष खा लिया और दुबला हो गया एकदम। तो कृष्णा मतलब कमजोरी से यहाँ पर रिलेट किया गया कि यदि उसने खाया है तो उसको इतना कमजोर महसूस होगा, यदि कोई बहुत मोटा ताजा व्यक्ति भी है कि वो अपने पैर में भी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। पांडु रोग यानी एनीमिया, ब्लड को सुखा देगा, एनीमिया के लक्षण दिखने लगेंगे। उदर रोग यानी पेट से रिलेटेड। और बल का क्षय होना, वही जो मैं बता चुकी हूँ कि उसके बल जो है पूरी एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी। फिर लास्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब आमाशय पक्वाशयगत में विष गया है तो क्या करना है, सबसे पहले उन उक्त विषयों में वमन तथा विरेचन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हमने देखे ना, वोमिटिंग भी हो रही, डायरिया भी हो रहा, तो ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ इस पे बिल्कुल चिकित्सा वाले पॉइंट में जहाँ पे ड्रग्स लिखी हुई है उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, मतलब ऐसा कि रटे पड़े हैं, टेंशन में आ गए। ये जो है ना, जब थर्ड में सेकंड ईयर में डीजी पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वोमिटिंग के अगेंस्ट हम कौन सी डिसीज देते हैं, वो बोलिए कौन सी ड्रग्स देते हैं, डायरिया के अगेंस्ट हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, फीवर आया तो क्या देते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नाम नाम पढ़ लो। ये हल्दी है, दारू हल्दी है, दो जो कॉमन कॉमन चीज आपको याद आती है, मुर्गी के अंडे, गुड़, सिंधुवार, बाकुची, ये सब का प्रयोग करते हैं। अब नस्य, हम नाक से जो पढ़े थे नेजल ड्रॉप्स वो डालेंगे, अंजन लगाएंगे, क्वाथ, पानक आदि, और विष शांति के लिए योजना, यानी विष नाशक चिकित्सा करते हैं। तो चिकित्सा वाले पॉइंट पे स्पेशली ड्रग्स पे इतना ध्यान नहीं देना है ना, कभी याद भी नहीं होंगी वो। ठीक, यस मैम। सब बाकी सब कहाँ गए, सो गए क्या, विष तो नहीं चढ़ गया। मैम यही है। ये तो वो तो 15 ही चैप्टर आ रहे हैं, 15 चैप्टर तक तो फिर भी समझो कि बहुत अकलमंदी वाली है बुक। उसके बाद जो चैप्टर शुरू होता है ना, पीछे की तंत्र युक्ति, दिमाग का दही हो जाता है पूरे तरीके से। कितना चैप्टर पढ़ना होता है पूरी बुक? हाँ